Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good afternoon. Hope everyone is doing fine. So basically modern Indian history को हम इस क्लास में MCQ के थ्रू कवर कर रहे हैं एंड इट इज क्लास 8. इससे पहले 7 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी ट्रेड के लिए इंडिया में जस्ट लाइक पोर्तुगीज, डच, डैनिश, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. नाउ हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर फोकस करेंगे किस प्रकार इन्होंने इंडिया को कैप्चर करा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज को साइन करा, द एंग्लो मराठा, द एंग्लो मैसूर वार एंड मेनी वॉर, राइट. सो द टॉपिक इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज टिल 1857. सो स्टार्ट करते हैं. The first question is the most unqualified blunder committed in the whole history of the British India. This comment by J.J. MacLeod points to which among the following words? So एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गिवन है, दैट इज द मोस्ट, भारत के इतिहास में, ब्रिटिश भारत के संपूर्ण इतिहास में की गई सबसे बड़ी भूल. और ये स्टेटमेंट जारी किया था J.J. मैक्लियोड ने और किस वॉर की तरफ यह संकेत करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर. सो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को ब्रिटिश इंडिया के इतिहास में कहा जाता है द मोस्ट ब्लंडर वॉर, और इसे ऑकलैंड फॉली के नाम से भी जाना जाता है. बेसिकली ऑकलैंड उस टाइम पर गवर्नर जनरल था और इनके मिसगाइडेड प्लान की वजह से जो ब्रिटिश इंडिया है वह बुरी तरीके से इस वॉर में हारा था, द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर. दैट्स वाई इसे कहा गया द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर कमिटेड इन द होल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. बेसिकली ये जो वॉर है ये 1839 से 1842 तक चला था एंड रीजन बना था डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस देखने को मिला था ब्रिटिश इंडिया को जब वो अफगानिस्तान को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहा था, राइट. सो बेसिकली ये लोग चाहते क्या थे, इन्होंने अफगान वॉर स्टार्ट क्यों किया? जस्ट बिकॉज इन्हें डर था अबाउट द रशियन इन्फ्लुएंस. सो उस टाइम पर जो मोस्ट पावर थी होल वर्ल्ड में, रशिया पर जार का शासन था उस टाइम पर, जो राजा था जार का. इंडिया पर ब्रिटिश इंडिया था एंड ब्रिटिश का था द ईस्ट इंडिया कंपनी जो फर्दर ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानी जाती है. सो बेसिकली उन्हें डर था कि जो रशिया है वो कोस्टल लाइन की सर्च में अफगानिस्तान को क्रॉस करके इंडिया आएगा और इंडिया में उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा. किसका? ब्रिटिश इंडिया का, जस्ट बिकॉज ऑफ द रशियन. और उस टाइम पर रशिया एक मेजर पावर थी. सो इसी डर से वो अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाना चाहते थे और इसीलिए वो अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहते थे. कौन? ब्रिटिश इंडिया. एंड दैट्स वाई उन्होंने इनिशिएट करा दी एंग्लो अफगान वॉर 1839 में. बट बहुत बुरी तरीके से ये लोग हारे थे. एट लास्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया था बट अफगानिस्तान पर काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटी राज करती है. इवन अभी भी तालिबान आपको देखने को मिलेंगे. सो अफगानिस्तान को होल हिस्ट्री में कोई भी प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं कर पाया. इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बार ट्राई करा. फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के साथ, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो 1878 से 1880 तक चला, बट अफगानिस्तान को फुल कैप्चर करना, उस पर अपना रूल करना, यह पॉसिबल नहीं हो पाया, राइट. एंड एट लास्ट उन्होंने इस वॉर के बाद डुरंड लाइन यहाँ पर बनाई थी. सो इतिहास में अफगान वॉर का इंपॉर्टेंस इसीलिए है बिकॉज डुरंड लाइन इसका पार्ट है. 1893 में जो थर्ड वॉर हुआ था उसके बाद डुरंड लाइन को बनाया गया था, राइट. इवन यूनाइटेड स्टेट ने भी ट्राई करा था अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए, बट 2021-22 में हम सब ने हेडलाइन पढ़ी थी कि यूएस ने अपने ट्रुप्स को हटा दिया है अफगानिस्तान से बिकॉज वहां पर काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स है और कैप्चर करना, उस पर कंट्रोल करना इट्स नॉट पॉसिबल. एंड प्रेजेंट डे ओपीएम है वहां पर, ओपीएम का ट्रेडिंग लार्जेस्ट मात्रा में वहां पर देखा जाता है. सो सिंपली आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जिसे ऑकलैंड फॉली कहा जाता है, इसके कारण ऑकलैंड जो ऑकलैंड है इसकी जॉब चली गई थी. इसके बाद एक दूसरा गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था लॉर्ड एलनबरो. उसने डिस्कस किया था कि हमें अफगानिस्तान को कैप्चर तो करना है लेकिन वहां पर अपनी ट्रुप नहीं रखनी. सो लॉर्ड एलनबरो ने वहां पर कैप्चर करा लेकिन अपनी सारी ट्रुप को इंडिया भेज दिया था. ओवरऑल लॉर्ड ऑकलैंड का नाम आपको ध्यान रखना है. एंड द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842 तक. Let's move to the next question, and that is in 1787 Warren Hastings was impeached in the parliament by Edmund Burke and the Whigs for. So 1787 में एडमंड बर्क और विक्स द्वारा संसद में वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था और इसका रीजन क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस. सो वॉरेन हेस्टिंग यह इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे. कब से कब तक?
1773 से 1785 तक। सो बेसिकली इन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 22 चार्जेस फेस किए थे, जिसमें से जो मेन चार्जेस थे दैट इज रिलेटेड विद द रोहिल्ला वॉर। रोहिल्ला वॉर बेसिकली अफगान जो आए थे इंडिया में नॉर्थ में एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बिटवीन हुआ था द रोहिल्ला वॉर। एंड जो ट्रीटमेंट इन्होंने किया था वेरियस ऑफिशियल का, स्पेशली द नंद कुमार केस। सो नंद कुमार केस एंड रोहिल्ला वॉर, इन दोनों में प्लॉटिंग का केस था बाय द वॉरेन हेस्टिंग, और इसके कारण इन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट फेस किया था। बट आफ्टर दैट इन्हें छोड़ दिया गया था, आराम से 1880 तक ये रह रहे थे और पेंशन रिसीव कर रहे थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वाज नेक्स्ट टू ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। सो प्रिंसली स्टेट्स को हड़पने के लिए जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है उन्होंने कौन सी ट्रीटी को अनाउंस किया था, कौन सी डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। सो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक टेक्निक थी बाय थी ब्रिटिश इंडिया कि जिस भी राजा का कोई भी बेटा नहीं होगा, उत्तराधिकार नहीं होगा, तो उस किंगडम को ब्रिटिश इंडिया अपने कंट्रोल में लेगा। और जनरली इसे किसने इनिशिएट किया था, इस पॉलिसी को लॉर्ड डलहौजी ने इनिशिएट किया था। लॉर्ड डलहौजी, इनका जो कार्यकाल रहा था इंडिया में एज ए गवर्नर जनरल 1848 से 1856 के बिटवीन रहा था, राइट। एंड एट लास्ट 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एंड कर दिया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस। सो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ये कब इनिशिएट हुआ था, इसका रीजन क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1839। सो उस टाइम पर वर्ल्ड में जो मेजर पावर थी, इंडिया में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रशिया में दी जार। सो इंडिया में जो रूल कर रही थी दैट इज द ब्रिटिश इंडिया। उनको डर था कि रशिया का जो राजा है दैट इज जार, वो कोस्टल लाइन को सर्च करते हुए इंडिया आ जाएगा और इंडिया पे जो हमारा कंट्रोल है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये चाहते थे अफगानिस्तान को एक बफर जोन की तरह यूज करना, और इसके लिए ये एक टेक्निक यूज कर रहे थे कि अफगानिस्तान से हमें फ्रेंडशिप करनी है और उसे बफर जोन की तरह यूज करना है, और इसी के लिए इन्होंने इनिशिएट किया था द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। कब इनिशिएट किया, 1839 से 1842 तक चला, और हिस्ट्री में इसे कहा जाता है द ऑकलैंड फॉली। सो ऑकलैंड उस टाइम पर द गवर्नर जनरल था, और उनके अनस्टेबल प्लान की वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को बुरी तरीके से हारे थे, राइट। So 1839 से related है the first Afghan war. Let's move to the next question. Who among the following was the first Governor General of India? So इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश इंडिया का। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह बने थे द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड बिफोर हिम, इनसे पहले ओनली बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, बट चार्टर एक्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ये ओवरऑल इंडिया के गवर्नर जनरल बने, जब ब्रिटिश इंडिया ने ओवरऑल इंडिया की जो मैनी टेरिटरीज है उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था, राइट। सो सिंपली नाम आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। सो मैसूर को इन्होंने अनेक्स किया था 1831 में, कुर्ग को 1834 में, एंड उस टाइम पर जो सिखों के राजा थे राजा रंजीत सिंह, उनके साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप को साइन किया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एनेक्सेशंस बाय द ब्रिटिशर्स। सो अंग्रेजों द्वारा किए गए निम्न विलयों का सही ऑर्डर हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले किसे कैप्चर किया था एंड देन। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। सो अवध को इन्होंने 1856 में कैप्चर किया था, एनेक्स किया था एंड कंट्रोल कर लिया था जबरदस्ती। देन 1849 में पंजाब को, एंड देन अपर बर्मा को 1835 में कैप्चर किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली ग्रेटली एक्सटेंडेड द ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। सो लॉर्ड वेलेस्ली ने निम्न में से किस नीति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को काफी हद तक बढ़ाया था। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द सब्सिडियरी अलायंस। सो सब्सिडियरी अलायंस ये इंपॉर्टेंट है, इसे किसने इंट्रोड्यूस करा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी सब्सिडियरी अलायंस, और सब्सिडियरी अलायंस को यूज करके सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद को कैप्चर किया था। एंड
इस प्रकार काफी सारे टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस को यूज किया गया था बाय द लॉर्ड वेलेस्ली, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। सो यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज राइट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो कौन सा करेक्ट नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस सब्सिडियरी सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। अभी हमने डिस्कस करा सब्सिडियरी अलायंस को तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करा है। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। एंड जो अदर स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ब्रिटिश इंडिया में किसने इनिशिएट किया था? उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल जनरल थे दैट इज रिपन, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। रियोतवारी सेटलमेंट को थॉमस मुनरो ने इनिशिएट किया था एंड महलवारी सेटलमेंट को हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ इंडिया में। Let's move to the next question. The next is which one of the following was the state that was not annexed by the Lord Dalhousie by using the doctrine of lapse? So doctrine of lapse को introduce करा था लॉर्ड डलहौजी ने और इनमें से कौन से टेरिटरीज है जिसको हड़पने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज नहीं किया गया था? सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। सो मैसूर के लिए प्रॉपर एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे और इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कोई रोल नहीं था। बेसिकली नागपुर, उदयपुर एंड सतारा को कैप्चर करने के लिए इस पॉलिसी को यूज किया गया था बाय द लॉर्ड डलहौजी, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? सो चार स्टेटमेंट आपको गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। द फर्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के बिटवीन हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, राइट? सेकंड स्टेटमेंट में बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश, सो फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिटवीन हुआ था। यह स्टेटमेंट एकदम राइट है। बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिटवीन लड़ा गया था, जिसके तहत जो फ्रेंच है इसने अपनी टेरिटरीज को इंडिया में खो दिया था एंड बेसिकली केवल ट्रेडिंग तक यह लिमिट रह गए थे। सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग है। सो बैटल ऑफ बॉडी वॉश इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो 7 ईयर का वॉर हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस के कारण, उसका इम्पैक्ट कैनेटिक वॉर से इंडिया पर पड़ा था बेसिकली साउथ में, और उसी से रिलेटेड है द बैटल ऑफ बॉडी वॉश, राइट? एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हुज टाइम पीरियड द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस? सो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द डलहौजी। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके इन्होंने काफी सारे रीजन्स को मिस गवर्नेंस का नाम देकर अपने कंट्रोल में किया था एंड इस टर्म को यूज करके कि जिसका भी उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी, और इस प्रकार इन्होंने इंडिया की मेजर टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में किया बाय द पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट? सो लॉर्ड डलहौजी बेसिकली गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के 1848 से 1856 के बिटवीन। झांसी एंड अवध जैसे टेरिटरीज को इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज करके अपने कंट्रोल में लिया था। जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1849 में, वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, जिसके तहत सिखों की डिफीट हुई थी एंड पंजाब को अपने कंट्रोल में किया गया था। Let's move to the next question. With which one of the following mountain tribe did the British first come into contact with after the grant of Diwani in the year 1765? So 1765 की बात की जा रही है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हो चुका था। बैटल ऑफ बक्सर में जो मीर कासिम है वह हार चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एंड जो बंगाल टेरिटरी है वो कंप्लीटली ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ चुकी थी। उसके बाद 1765 में सेटलमेंट के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उसी का पार्ट है द ग्रांट ऑफ दीवानी। सो बेसिकली 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल है उससे तो अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद बंगाल से जो अदर एरियाज है, असम का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, वहां पर रहते थे दी पहाड़ी कम्युनिटी जिसे गारो के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार बंगाल को कंट्रोल करने के बाद ये कॉन्टेक्ट में आए थे गारो कम्युनिटी के द माउंटेन ट्राइब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर।
The next question is who ascended the throne of Bengal after the death of Mir Jafar? So मीर जाफर की डेथ हो जाती है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. उसके बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठता है दी नवाब? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द नजाम उद्दौला. सो नजाम उद्दौला को बनाया जाता है द रूलर ऑफ बंगाल इन 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर में जो बंगाल का लास्ट पपेट नवाब था मीर जाफर, उसकी मृत्यु हो जाती है. एंड इसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी है वह दीवान को मैनेज करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए नजाम उद दुल्ला को चूज करते हैं एज द नवाब ऑफ बंगाल अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year East India Company received the Diwani rights from Shah Alam II? So बैटल ऑफ बक्सर के बाद किस प्रकार अवध, दिल्ली एंड बंगाल के बिटवीन जो एरिया सेटलमेंट करना है उसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ने जो टेक्निक बनाई थी उसी का पार्ट है ये क्वेश्चन. ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स रिसीव करे थे फ्रॉम द मुगल सम्राट जिनका नाम है शाह आलम सेकंड, और किस ईयर में यह दीवानी राइट्स मिले थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1765. सो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेटलमेंट करती है उसके तहत शाह आलम सेकंड से जो दीवानी राइट्स है वो ले लिए जाते हैं विथ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैटल ऑफ कॉन्डोर was fought in which year? So बैटल ऑफ कॉन्डोर ये किस वर्ष लड़ा गया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर है दी 1758. 1758 बिटवीन इंग्लिश एंड दी फ्रेंच. सो बेसिकली बैटल ऑफ कॉन्डोर यह पार्ट है दी कैनेटिक वॉर का. कौन सा कैनेटिक वॉर? दी थर्ड कैनेटिक वॉर. सो उस टाइम पर 3 कैनेटिक वॉर हुए थे. जो 7 ईयर का वॉर हुआ था ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस, उसका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पे पड़ा था. और उसके लिए पहला कैनेटिक वॉर 1746 से 48 के बिटवीन हुआ था. जो सेकेंड कैनेटिक वॉर था वो 1749 से 1754 के बिटवीन हुआ था. एंड जो थर्ड कैनेटिक वॉर था वो 1756 से 1763 के बिटवीन हुआ था. और इसी वॉर का पार्ट है द बैटल ऑफ कंडोर. 1758 में लड़ा गया था. इसके तहत रॉबर्ट क्लाइव ने एग्रेसिवली अपनी सेना भेजी थी कहां पर? मद्रास, और उसे कैप्चर कर लिया था. और इस टाइम पर लॉर्ड क्लाइव ने किसको भेजा था? कर्नल फोर्ड को भेजा था. और फोर्ड ने फ्रेंच कमांडर को डिफीट करा था मद्रास की बैटल के लिए. और उसके बाद ट्रीटी के तहत ये जो युद्ध था ये शांत होता है. राइट, सो बेसिकली लास्ट ट्रीटी आपको ध्यान रखनी है. कैनेटिक वॉर का एंड किससे हुआ था? ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुआ था 1763 में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. During the time of the first Treaty of Banaras in 1773, Warren Hastings sold Kora and Allahabad to whom? So 1773 में बनारस की पहली संधि हुई और उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग ने कोरा और इलाहाबाद किसे बेचा? सो नवद के जो राजा थे उस टाइम पर, अवध के जो नवाब थे उन्हें दिया गया था कोरा एंड इलाहाबाद. सो एक ट्रीटी साइन हुई थी 1773 में, द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ बनारस. एंड उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने कोरा एंड इलाहाबाद को नवाब शौजतुल्ला को सेटल किया और इसके लिए 50 लाख रुपीस चार्ज किए गए थे फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध. Let's move to the next question. Which of the following was the Governor General of India at the time of annexation of Sindh? So सिंध को जब कैप्चर किया जा रहा था उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? आंसर है ऑप्शन नंबर डी द लॉर्ड एलिनबॉर. सो एलिनबॉर का नाम इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑकलैंड को रिप्लेस करके यह इंडिया आते हैं. ऑकलैंड जिन्होंने फाइट किया था द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जिसे द मोस्ट ब्लंडर कहा जाता है ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में, जिसमें ब्रिटिश इंडिया काफी बुरी तरीके से हारा था. उसके बाद जो लॉर्ड उस टाइम पे थे ऑकलैंड, उन्हें अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है और उनको रिप्लेस करते हैं लॉर्ड एलन बोरॉग. और लॉर्ड एलन बोरॉग ने इंट्रोड्यूस करा था सिंध का एनेक्सेशन 1843 में. और इस प्रकार जो सिंध है वो फाइनली ब्रिटिश टेरिटरीज का पार्ट बना. Let's move to the next one. Which of the following state was first to be annexed by Lord Dalhousie under the doctrine of lapse? So doctrine of lapse पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड डलहौजी ने और इसके तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सतारा. सो सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसे लॉर्ड डलहौजी ने
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को यूज करके 1848 में अपने कंट्रोल में लिया था। उसके बाद 1854 में झांसी एंड नागपुर को अपने कंट्रोल में लिया गया बाय द लॉर्ड डलहौसी।